Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about blood. Let's have a look at the big picture. First of all, in this subsection, we'll talk about the general features of blood. Secondly, we'll discuss the composition of blood in detail. And thirdly, we'll talk about the functions of blood. I have a question for you. A person is weighing 60 kilogram. What will be the approximate weight of his blood? A option is 1 kilogram, B option is 4 kilogram, C option is 5 kilogram and D option is 10 kilogram. So basically जो blood का weight होता है, this is 1/12 the body weight. So 60 divided by 12, best response to this question would be 5 kilogram, that is Charlie. Another question, what is the normal pH of human blood? तो human blood की जो normal pH है वो 7.35 to 4 5 की रेंज में होती है. एनीवेज ए ऑप्शन 7 है, बी ऑप्शन 7.2, सी ऑप्शन इज 7.4 एंड डी ऑप्शन इज 4.7. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली 7.4. So let's talk about the general features of blood. First of all, कलर के लिहाज से ये रेड होता है एंड सेकेंडली वेट जो इसका जो बॉडी का इसका वेट इन द बॉडी ये 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट है. जैसे कि अगर एक 60 किलोग्राम का बंदा है तो उसमें जो ब्लड का वेट होगा दैट वुड बी 60 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट वी हैव गॉट द वॉल्यूम इन अडल्ट. तो एक अडल्ट के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून होता है वॉल्यूम के लिहाज से और इसकी जो पीएच है इट्स 7.4. प्रिसाइजली स्पीकिंग ये 7.35 टू 7.45 की रेंज में होती है पीएच ब्लड की. सो ये स्लाइटली बेसिक पीएच है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. सो कॉम्पोजिशन के लिहाज से ब्लड में वी हैव गॉट the 55% plasma and the 45% blood cells, right? So grossly speaking blood में 55% plasma है और 45% क्या है blood cells हैं. अब हम इसको एक फोटोग्राफ की मदद से भी अंडरस्टैंड करते हैं. जस्ट इमेजिन करें कि ये एक पेशेंट का आर्म है, इससे सिरिंज की मदद से ब्लड निकाला और उस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. ऑलराइट, जिसमें और इसमें एंटीकोएगुलेंट भी ऐड किया और उसके बाद फिर इस टेस्ट ट्यूब की सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको जो सुपरनेटेंट क्लियर फ्लूइड नजर आएगा. बेसिकली ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा. और उसके बाद फिर बॉटम में जो आपको ओवरऑल कह लें कि जो पोर्शन नजर आएगा रिलेटिवली डार्कर पोर्शन रेडिश कलर का. सो ये क्या होगा, दिस वुड बी द एरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स. जबकि इनके दरमियान में एक बफी सा कोट होगा जो कि अदरवाइज जिसमें कुछ और सेल्स होंगे. सो यू सीन हियर कि अगर फर्ज करें कि ये 100 मिल ब्लड था तो इसमें से 55 मिल प्लाज्मा है और 45 मिल जो है ये आरबीसीज होंगे. सो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है इसके अंदर 55% प्लाज्मा है और 45% ये ब्लड सेल्स हैं जो कि मोस्टली आरबीसी से कंप्राइज्ड है. राइट, इन से प्रिसाइजली आप यही कहेंगे कि ये जो 45% है ये ब्लड सेल्स हैं जिसमें से मोस्टली रेड ब्लड सेल्स हैं ऑफ कोर्स. सो हियर वी हैव गॉट द प्लाज्मा. सो यू कैन से कि ये 55% ऑफ द टोटल ब्लड है. सो प्लाज्मा इन टर्न it's comprised of the water and the dissolved substances. Plasma में 90% water होता है. So most abundant component of plasma is of course the water. And dissolved substances इसमें 10% है. So जो dissolved substances हैं in turn they are proteins and the other substances. So dissolved substances proteins हैं और other substances हैं. जो proteins हैं ये 7 to 9% की रेंज में है जबकि जो other substances हैं ये 2 to 3% की रेंज में है. और जो proteins हैं, proteins कौन कौन सी हैं प्लाज्मा के अंदर, इसमें first of all we have got this albumin, राइट, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है. अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी एल्ब्यूमिन. हाँ, अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन कौन सी है तो पूरे ब्लड के अंदर ओवरऑल जो प्रोटीन मोस्ट कॉमन होगी दैट वुड बी
हीमोग्लोबिन, नॉट द एल्ब्यूमिन। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिकली प्लाज्मा की बात की जाए, पूरे ब्लड की बात ना की जाए, तो फिर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी? दैट वुड बी एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन जो है ये बेसिकली इसके कह लें कि इसके दो मेजर फंक्शंस हैं। एक, ये ऑनकोटिक प्रेशर को या प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी, और सेकेंडली ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये कैसे इन्वॉल्व होती हैं? जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये है जी एक ब्लड कैपिलरी, इसकी लाइनिंग जो है ये ब्लड सेल से बनी है, यू सीन हियर। सो इसकी जो लाइनिंग है इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द ब्लड सेल्स। और अब इसके अंदर अब इंटर्न क्या है, इसके जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, मे बी कोई हार्मोन है, मे बी कोई स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ब्लड के अंदर अगर ट्रेवल करेगी तो हमें पता है कि इसकी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल की या ब्लड कैपिलरी की, ये बनी हुई है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। सो देयर इज अ गुड चांस कि ये जो सब्सटेंस है ये अल्टीमेटली ये सर्कुलेशन से निकल के सेल्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन वेरी इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सब्सटेंस को हमने ब्लड में ट्रेवल करवाना है तो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में हम उसको ट्रेवल नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, ये जो है ये थायराइड हार्मोन्स को पैदा करता है विच आर ट्रेमेंडसली लिपिड सॉल्युबल। तो थायराइड हार्मोन्स अगर उन्होंने फर्ज करें कि नेक से फुट के सेल्स तक ट्रेवल करना है तो वो एज सच बगैर उसके वाटर सॉल्युबल हुए वो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकते। वो अल्टीमेटली जैसे ही वो ग्लैंड से कैपिलरीज में जाएंगे अल्टीमेटली दे वुड एंटर इनटू द सेल्स। सो वी हैव टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, या जो थायराइड हार्मोन है उसको हमें वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। ओनली देन इट वुड बी एबल टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द ब्लड। And how we can render a lipid soluble substance water soluble? हम एक लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल कैसे बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय अटैचिंग इट विद सम सॉर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। सो फर्स्ट करें, अगर ये हार्मोन है तो इस हार्मोन को अगर हम एक प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे, तो ये हार्मोन है, इसको अगर हम एक प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन और हार्मोन का, ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। नाउ इट कैन मेक इट्स वे टू द लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर ऑफ एरियाज में अब ये ट्रेवल कर सकता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स में चूंकि एल्ब्यूमिन मोस्ट कॉमन है, सो इसीलिए ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। ओके, सो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ एल्ब्यूमिन बाइंड करेगी और इस तरह से लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। सेकेंडली वी हैव गॉट द ग्लोबुलिन्स। सो मोस्ट अबंडेंट एल्ब्यूमिन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज द ग्लोबुलिन। सो जो ग्लोबुलिन है इसके भी जो रोल है दैट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ द एल्ब्यूमिन कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी ये अपना रोल प्ले करेगी, और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, यानी कि ये भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ट्रेवल करवाने में हेल्प आउट कर सकती है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन वी हैव गॉट इज द फिब्रिनोजन। जैसे कि एक जनरलाइजेशन पहले भी मैंने आपको दी थी कि द जेन्स इन बायोलॉजी आर इनएक्टिव। सो फिब्रिनोजन जो है ये भी इनएक्टिव है। सो फिब्रिनोजन ने बेसिकली एक्टिवेट होके फिब्रिन में कन्वर्ट होना होता है, एंड दिस फिब्रिन इट टेक्स पार्ट इन द क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग में खुद से हिस्सा लेगी। और इसके साथ ही एक और प्रोटीन है विच इज द प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है बेसिकली इट कैटालाइजेस द क्लॉट फॉर्मेशन। ये दो क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि फिब्रिनोजन खुद क्लॉट फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी जबकि प्रोथ्रोम्बिन क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। फिब्रिनोजन बेसिकली एक इस तरह से हिस्सा लेगी, यू कैन से दैट फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होके ये प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ती है क्लॉट में। सो अगर एक क्लॉट की आप बात करें, इन अ क्लॉट वी हैव गॉट द प्लेटलेट्स, से हमारे पास ये प्लेटलेट्स हैं, और फिर इन प्लेटलेट्स को जोड़ने के लिए वी हैव गॉट द फिब्रिनोजन और फिब्रिन देयर, राइट। सो आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि in a clot the platelets are just like the bricks and the fibrin is just like the cement. So fibrin basically जो platelets हैं उनको आपस में जोड़ेगी ये वाली प्रोटीन। So इसीलिए हम कहते हैं कि ये खुद से directly involved है in the clot formation, जबकि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये directly clot formation में involved नहीं है, ये just इस process को catalyze करती है। And then last of all we have got the immunoglobulins। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंपल वर्ड्स में हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज इज सेम थिंग। सो ट्रेसेस में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं इवन प्लाज्मा के अंदर, और इनका जो रोल होता है वो होता है इम्यूनिटी के अंदर, ऑलराइट। और इसमें
ओवरऑल जनरलाइजेशन ये है कि ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये सारी की सारी बनती कहां से हैं? लिवर से बनती हैं। सिर्फ इन इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें। से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद के सिवा तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं बेसिकली ये लिवर से नहीं बनती, बल्कि ये कहां से बनेंगी? ये बनेंगी फ्रॉम द plasma cells। ये प्लाज्मा सेल से बनेंगी। सो यू कैन सी दिस नोट हियर, ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एक्सेप्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल कौन सी ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर से नहीं बनती, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और द एंटीबॉडीज। और अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, इट्स एल्ब्यूमिन। और सबसे मेजर रोल ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में कौन सी प्रोटीन प्ले करती है? बिग मोस्ट अबंडेंट, वो भी एल्ब्यूमिन प्ले करेगी। और उसके बाद ग्लोबुलिन भी ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में या प्लाज्मास्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है, लेकिन चूंकि इसकी अबंडेंस एल्ब्यूमिन से कम है, इसलिए बेस्ट रिस्पांस हमारा उस सिनेरियो में एल्ब्यूमिन ही होगा। अब अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी है जो क्लॉट फॉर्मेशन में पार्ट लेती है डायरेक्टली, दैट इज फिमिनोजन। और कौन सी कैटालाइज करती है क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस को, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। और लास्ट पे फिर वी हैव गॉट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि ट्रेसेस में है और अल्टीमेटली दे आर प्लेइंग द रोल इन द इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का 45% है। एंड देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर ब्लड। वी हैव गॉट द रेड ब्लड सेल्स फर्स्टली, एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्डली वी हैव गॉट द प्लेटलेट्स। जो ब्लड का रेड कलर है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही होता है। I have a question for you. Which of the following blood cells form in lymphoid tissues? A option is RBCs, B option is platelets, C option is granulocytes, and D option is A granulocytes. And the best response to this question is A granulocytes. Basically ये lymphoid tissues में बनते हैं। आगे चल के हम इसकी रीजनिंग को भी डिस्कस करते हैं। Another question, which one is correct for RBCs? A option is biconcave, non-nucleated and circular cells. B option is biconvex, non-nucleated and oval cells. C option है biconcave, non-nucleated
and oval cells. D option is biconcave, nucleated and circular cells. So basically जो RBCs होते हैं ये biconcave होते हैं, non-nucleated होते हैं और circular होते हैं in the human being. So best response to this question would be alpha. क्योंकि हम ह्यूमन ब्लड को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, सो आरबीसी से यहाँ पे मुराद क्या है कि ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन आरबीसीज हैं. सो विच वन इज करेक्ट फॉर द ह्यूमन आरबीसीज, यू कैन से, अगर इस स्टेटमेंट को मैं मजीद एलेबोरेट करूँ तो. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अल्फा. Now let's discuss the comparison of the blood cells with the help of this table. So ये जो टेबल है एग्जाम के लिए वेरी हाई यील्ड टेबल है, क्योंकि बड़ी दफा जो क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होते हैं वो आप कह लें कि कोरिलेशन के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं. सो एक कंपैरेटिव वे में हम सारे के सारे ब्लड सेल्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट फीचर, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द रेड ब्लड सेल्स, इन थर्ड कॉलम वी हैव गॉट द व्हाइट ब्लड सेल्स, इन द फोर्थ कॉलम वी गॉट द प्लेटलेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके नेम पे बात करते हैं. तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट भी कह देते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट देयर कलर. तो कलर के लिहाज से आरबीसीज सुर्ख रंग के होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज दे आर कलरलेस एंड द प्लेटलेट्स दे आर कलरलेस. सो पैराडॉक्सिकली जो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं ये कलरलेस हैं, यानी कि ओवरऑल इनकी जो अपीयरेंस होगी, अगर हम ब्लड में से आरबीसीज को निकाल दें तो ब्लड की जो अपीयरेंस होगी वो वाटरी सी अपीयरेंस होगी. सो दे आर कलरलेस. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फॉर्मेशन. तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये रेड बोन मैरो में बनते हैं. राइट, सो ये फैक्ट याद रखिएगा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में डेवलप हो रहा होता है उस वक्त रेड ब्लड सेल्स कहां से बनेंगे? लिवर और स्प्लीन से, जबकि एडल्ट्स के अंदर ये रेड बोन मैरो के अंदर बनेंगे. और उसके बाद फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये बनते ही रेड बोन मैरो से हैं. और ये एक हाई यील्ड फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा कि रेड बोन मैरो में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनसे प्लेटलेट्स बनते हैं. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मेगा कैरियोसाइट्स. बेसिकली मेगा कैरियोसाइट्स ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं इन द रेड बोन मैरो, जिन सेल्स की फ्रेगमेंटेशन से अल्टीमेटली यू एंड अप हैविंग द प्लेटलेट्स. और उसके बाद अब हम साइज की बात करते हैं. तो आरबीसीज का जो साइज है वो 8 माइक्रोमीटर होता है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली अगर आप कैपिलरी के ल्यूमिनल डायमीटर को देखो, अगर आप इस डायमीटर को देखें, ये अगर एक कैपिलरी है इसके ल्यूमिनल डायमीटर को देखें तो ये 7.5 माइक्रोमीटर है, जबकि जो आरबीसी है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? आरबीसी का डायमीटर, सो हियर वी हैव गॉट दिस आरबीसी, बाइकनकेव आरबीसी, राइट. इसका जो डायमीटर है ये कितना है? ये ओवरऑल अब कह लें कि 8 माइक्रोमीटर है, राइट, जैसे हमने भी इधर डिस्कस किया. तो अब नैरोड कैपिलरी में से ये ज्यादा चौड़ा आरबीसी कैसे गुजरेगा? तो इसका रिस्पॉन्स है ये ऐसे गुजरेगा, राइट. स्ट्रेट कैसे गुजर सकता है? बेसिकली बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो कि बिल्ली हर उस सुराख में से गुजर जाती है जिसमें सिर्फ उसका हेड फिट आ जाए, हद तक उसकी बाकी बॉडी बहुत चौड़ी होती है, सो उसमें से वो स्क्वीज करके गुजर जाती है. सेम आइडिया आरबीसी का भी है कि आरबीसी की बाइकनकेव शेप इसको अलाउ करती है कि ये स्क्वीज करके कैपिलरी में से गुजर जाए, और इसकी इंपॉर्टेंस भी है. तो इस स्क्वीजिंग की वजह से आरबीसी स्लोली ट्रेवल करता है in the capillaries, and it allows time for the diffusion of the gases, of course, and it's good for us. सो 8 माइक्रोमीटर इसका साइज है आरबीसी का, जबकि अगर हम डब्ल्यूबीसीज के साइज की बात करें तो आरबीसीज की निस्बत कहीं ज्यादा बड़े होते हैं डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स आरबीसीज की निस्बत कहीं ज्यादा छोटे होते हैं. सो प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर वेरी वेरी बिग एज कंपेयर टू आरबीसीज. शेप के लिहाज से जो आरबीसीज हैं इनकी बाइकनकेव शेप होती है. बाइकनकेव शेप से क्या मुराद है? से अगर आप एक डफ लेते हैं, लाइक जिसको उर्दू में पेड़ा कहते हैं, अगर आप आटे का पेड़ा लेते हैं और उसको सेंटर से आप दोनों हाथों से कंप्रेस कर देते हैं, उसके किनारे मोटे होंगे और उसका सेंटर पतला होगा. ये जो शेप है इसको हम कहते हैं ये क्या है? ये बाइकनकेव शेप है. तो आरबीसीज की जो शेप होती है वो बाइकनकेव शेप होती है, जबकि डब्ल्यूबीसीज की शेप हाईली वेरिएबल है, जबकि प्लेटलेट्स की कोई खास शेप होती ही नहीं है, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती. फिर अगर आप बात करें नंबर पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, तो मेल्स में जो नंबर है आरबीसीज का ये 5 मिलियन पर mm क्यूब है, प्लस माइनस 0.5.
जबकि फीमेल्स में जो नंबर है आरबीसी का दिस इज 4 मिलियन पर एमएम क्यूब प्लस माइनस 0.5, या ये भी आप कह सकते हैं कि मेल्स में जो नंबर है आरबीसी का वो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब की रेंज में है, जबकि फीमेल्स में 3.5 टू 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब की रेंज में है। फीमेल्स में जो रिलेटिवली लेसर नंबर है इसका आरबीसीज का, वो क्यों है? बेसिकली दैट्स बिकॉज द फीमेल्स मोस्टली दे लूज ब्लड एवरी मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, सो प्रोबब्ली दिस इज द मेन रीजन। और उसके अलावा जो कह लें कि जो हार्मोन्स हैं, ऑफ कोर्स मेल्स और फीमेल्स में हार्मोन्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। लाइक जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ब्लड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, सो दैट मे आल्सो बी अनदर रीजन कि मेल्स के अंदर जो आरबीसी का काउंट है फीमेल्स की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं पर एमएम क्यूब, इनकी रेंज 7 to 8,000 होती है, जबकि जो प्लेटलेट्स हैं ये 250,000 पर एमएम क्यूब है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट जो सेल्स हैं ब्लड के अंदर वो कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये आप देख सकते हैं कि ये 4 to 5 मिलियन पर एमएम क्यूब है, 4 to 5 मिलियन पर एमएम क्यूब, जबकि यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख हैं, राइट, 250,000 है ओनली प्लेटलेट्स। सो इसीलिए बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का होगा आरबीसीज। अब हम अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीसीज में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियस, ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अब यहां से एक पॉइंट और भी राइज होता है कि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता फिर आरबीसी अपने फंक्शंस को रेगुलेट कैसे करता है, और आरबीसी में जो भी काम होने हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट अगर एक पाथवे है वो अगर इसके अंदर रन होना है फॉर एनर्जी, तो अल्टीमेटली उसके लिए एंजाइम्स वगैरह कहां से आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आरबीसी के अंदर हो रही हैं उसके लिए एंजाइम्स कहां से आ रहे हैं, देयर इज नो प्रोटीन नो न्यूक्लियस देयर। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा इसका मतलब है डीएनए नहीं है, इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी, नई प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, नए एंजाइम्स नहीं बनेंगे। सो किस तरह से इसके फंक्शंस रेगुलेट हो रहे हैं, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जब आरबीसी डेवलप हो रहा होता है इन द रेड बोन मैरो, तो अल्टीमेटली उसी वक्त जब आरबीसी कह लें कि सर्कुलेशन में आता है, तो सर्कुलेशन में आने से पहले ही जो भी प्रोटीन्स इसको अपनी लाइफ के लिए चाहिए होती हैं अपने साथ लेके आता है। और जैसे आपको पता है कि सेल में हर प्रोटीन की भी हाफ लाइफ होती है, सो जैसे ही उन प्रोटीन्स की लाइफ खत्म होती है तो आरबीसी की लाइफ भी खत्म हो जाती है, तभी इसकी जो लाइफ है दिस इज ओनली 120 डेज। सो बहरहाल इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और सेकेंडली इसके अंदर सबसे जो मेजर पोर्शन है वो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, 5% एंजाइम्स हैं, कुछ सॉल्ट्स और प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकती हैं। सो ये सीन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लाइक अगर ये आरबीसी को हमने पहले भी ड्रॉ किया था, हियर वी हैव गॉट दिस आरबीसी। तो आरबीसी जो है मेनली इंटरनली फिल्ड है विद दिस हीमोग्लोबिन, साथ ही का कुछ दूसरे एंजाइम सॉल्ट्स प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकते हैं। जबकि जो स्ट्रक्चर है डब्ल्यूबीसी का ये हाईली वेरिएबल है, लेकिन न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स जो है इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स कौन से हैं, आंसर इज आरबीसीज एंड द प्लेटलेट्स, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होगा। एंड लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है ये 120 डेज यानी कि तकरीबन 4 महीने होती है। इसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ है ये वेरिएबल होती है, इवन चंद दिन से लेके फॉर होल लाइफ टाइम तक इनकी लाइफ हो सकती है। जबकि जो प्लेटलेट्स हैं इनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है, चंद घंटों से लेके चंद दिनों तक इनकी लाइफ होती है। एंड देन फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आरबीसीज दे एक्चुअली प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, और इसमें ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करती है। अगर आपको याद हो तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, जो कि बनती थी कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कंबाइन होने से, राइट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में आरबीसी रोल प्ले करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो मेन स्ट्रीम रोल है वो इम्यूनिटी के अंदर है, और प्लेटलेट्स का जो मेन स्ट्रीम रोल है वो क्लॉटिंग में है। और उसके बाद फिर टाइप्स के हवाले से आरबीसी और प्लेटलेट्स की कोई आगे फर्दर सब टाइप्स नहीं है। जबकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बेसिस पे हमने 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे नंबर पे वी हैव गॉट द ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो उसमें आगे फर्दर कौन कौन सी सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड दी मोनोसाइट्स। तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नेबलम, NEBLM, नेबलम। सो इसमें जो नेब है दिस इज ग्रेनुलोसाइट्स, एंड जो लम है दिस इज ए ग्रेनुलोसाइट्स।
क्या सो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर ग्रैनुलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स दीज आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रैनुलर ए ग्रैनुलोसाइट या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज और डज नॉट हैव ग्रैन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस mnemonic you would be able to answer such sort of question. And now we are going to discuss the types of the white blood cells इन फर्दर डिटेल। लेकिन इससे पहले कि हम टाइप्स के साथ प्रोसीड करें, ओवरऑल लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दी ब्लड सेल्स। आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं। इन तीनों के अंदर, इन तीनों के साइटोप्लाज्म में आपको ये ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। हियर वी हैव गॉट द ग्रैन्यूल्स, इवन इओसिनोफिल्स में भी हैव गॉट द ग्रैन्यूल्स एंड बेसोफिल्स में भी यू हैव गॉट द ग्रैन्यूल्स। सो नेब आर द ग्रैन्युलोसाइट्स, जबकि जो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स जो हैं दे आर ए ग्रैनुलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आ रहे। सो लम आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं किस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, जबकि जो इरिथ्रोसाइट है ये भी आप इनकी बाइकनकेव शेप को देख सकते हैं एंड दे आर आल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड Now we are going to start off our discussion with the types of the white blood cells. लेकिन इससे पहले कि हम white blood cells की nitty gritty में जाएं, I would like to ask few questions from you at this stage. A option है neutrophils, B option is eosinophils, C option is basophils, D option is lymphocytes and E option is monocytes. पहली statement है which of the following are least in number in the human blood? सबसे कम कौन से हैं? आंसर इज बेसोफिल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है which of the following blood cells have longest lifespan? Which of the following blood cells have longest lifespan? And the best response to this question would be, what do you think? Neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, monocytes. सबसे ज्यादा lengthy lifespan किसका होगा? And the best response to this question would be lymphocytes, delta. And next है जी multi-lobed nucleus and small pink granules characterize. So multi-lobed nucleus and the small pink granules ये neutrophils को characterize करेंगे. And next statement है bi-lobed nucleus and large purple और blue granules are present in. तो basically ये किसका फीचर है? bi-lobed nucleus and blue granules, ये basophils का फीचर है। आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स आर, तो मोस्ट अबंडेंट तो न्यूट्रोफिल्स हैं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट आर द लिम्फोसाइट्स। Another range of questions, सेम ऑप्शंस है हमारे पास और स्टेटमेंट क्या है? मास सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ। तो मास सेल्स जो हैं बेसिकली ये किसकी डिफरेंशिएशन से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ द बेसोफिल्स। चार्ली इज द बेस्ट रिस्पांस। एंड प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन से आगे फर्दर प्लाज्मा सेल्स बनते हैं जिससे आगे इंटर्न एंटीबॉडीज बनती हैं। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर टिश्यू फेगोसाइट्स। तो याद रखिएगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे आर ब्लड फेगोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स आर द टिश्यू फेगोसाइट्स। बल्कि अब ये भी कह सकते हैं कि जो मोनोसाइट्स हैं व्हेन दे लीव द सर्कुलेशन एंड एंटर इनटू द टिश्यूज देन दे बिकम मैक्रोफेजेस। एंड प्रिसाइजली स्पीकिंग मैक्रोफेजेस जो हैं वो टिश्यू फेगोसाइट्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास मैक्रोफेजेस का ऑप्शन नहीं है, वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ मोनोसाइट्स ओनली। सो इस क्वेश्चन के लिए इसीलिए हम मोनोसाइट्स ही को पिक करेंगे। आगे चल के इसकी फर्दर डिटेल भी देखते हैं। And which of the following cells are blood phagocytes? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि neutrophils are the blood phagocytes. And next statement है which of the following blood cells are involved in allergic reactions? तो allergic reactions में basically basophils involve होते हैं क्योंकि ये histamine produce करते हैं। इसको भी अभी हम shortly डिटेल से डिस्कस करते हैं। Another range of questions. A option is eosinophils and basophils. B option is neutrophils and eosinophils. C option is monocytes and lymphocytes. D option is platelets and RBCs. E option is neutrophils and monocytes. And F option is neutrophils and macrophages. And statement है हमारे पास select the set of WBCs with function opposite to each other. Condition क्या है कि ऐसे set को select करना है जिनका function एक दूसरे के बिल्कुल opposite है। तो eosinophils ऐसे cells हैं जो कि inflammation को reduce करते हैं और इसके मुकाबले में जो बेसोफिल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टामिन। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है which blood cells phagocytose small and large sized particles respectively?
सो स्मॉल सेल्स को ब्लड के अंदर बेसिकली न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोज करते हैं, जबकि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं इनको टिश्यू में मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोज करते हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एफ, न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस. नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच आर द फॉलोइंग आर ब्लड एंड टिश्यू फेगोसाइट्स रिस्पेक्टिवली. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड फेगोसाइट्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं ये टिश्यू फेगोसाइट्स हैं. अगेन एफ वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन एज वेल. So now we have got a table about the white blood cells. So let me orient you towards this table. So this is a very high yield table from the examination point of view. जो इसमें WBCs के बारे में different ways में information test की जाती है, and the questions they seem to be relatively hard questions for the students क्योंकि there is a lot of information. और अगर आप इसको effectively अपने mind में हमारा जो most important feature है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके
नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज ऑर्गेनाइज नहीं करते इन्फॉर्मेशन को और कोरिलेटिव वे में इनको स्टडी नहीं करते व्हाइट ब्लड सेल्स को, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। सो आई वुड ट्राई टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. So you seen here in the extreme left column we have got the name of respective white blood cell, then we have got the structure, and thirdly we have got the percentage or abundance of that particular white blood cell in the blood, and then we have got the functions of that respective cell. So first of all we have got the neutrophils. जो neutrophils है structure के लिहाज से they have got multi-lobed nucleus. nucleus एक ही होगा लेकिन उसके lobes कई सारे होंगे, इसके 2 to 5 की रेंज में lobes हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके 4 लोब्स हैं, राइट। सो मल्टी लोब न्यूक्लियस है और इसके अलावा स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स हैं, यू कैन सीन हियर ये स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स हैं। सो मल्टी लोब न्यूक्लियस एंड स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स दे कैरेक्टराइज द न्यूट्रोफिल, और ये मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग द 62% ऑफ ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड दीज आर ब्लड फेगोसाइट्स। गॉड फॉरबिड अगर किसी नीडल से आप प्रिक होते हैं और मे बी अगर नीडल की टिप कंटेमिनेटेड है, व्हाइट ब्लड जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड में एंटर होंगे, तो ब्लड के अंदर ही इन बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स एंगल्फ कर लेंगे, इसलिए हम कहते हैं ये ब्लड फेगोसाइट्स है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स हैं इनका बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, यानी कि इनके 2 लोब्स होंगे इनके न्यूक्लियस के, यू सीन है जैसे ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है ये भी एक ही न्यूक्लियस, लेकिन जस्ट इसके जो लोब्स हैं वो 2 हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स होंगे। यहाँ पे न्यूट्रोफिल में स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स हैं। वहाँ पे न्यूट्रोफिल था भी मल्टीलोब, यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 ही जस्ट लोब्स हैं। सो मल्टीलोब न्यूक्लियस जस्ट न्यूट्रोफिल्स का फीचर है, इसके अलावा और किसी भी व्हाइट ब्लड सेल के पास मल्टीलोब न्यूक्लियस नहीं है। और यू कैन सीन हियर ये लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स हैं। सो ये आपको लार्ज साइज्ड पिंक ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद फिर इनकी जो अबंडेंस है वो सारे वाइट ब्लड सेल्स का 2% है, और इनका काम क्या है, किलिंग ऑफ द एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स। जो एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स होते हैं जैसे टेपवर्म एटसेट्रा, उनको किल करना ये इनका काम होता है यूसिनोफिल्स का। इसके अलावा इनएक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं उनको इनएक्टिवेट करना ये ईओसिनोफिल्स का काम है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स का भी बाइलोब न्यूक्लियस है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इओसिनोफिल्स के केस में था, लेकिन फर्क क्या है, इओसिनोफिल्स के केस में लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स है और यहाँ पे लार्ज पर्पल या ब्लू ग्रेन्यूल्स हैं। सो बी फॉर बेसोफिल्स एंड बी फॉर ब्लू ग्रेन्यूल्स। सो ब्लू ग्रेन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हाइट ब्लड सेल में आपको नजर आएंगे, एंड दैट इज द
बेसोफिल्स, और इनकी जो अबंडेंस है हमारे ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका ये 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स के आगे डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक बेसोफिल्स डिफरेंशिएट होकर मास सेल्स बना सकते हैं। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मास सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ विच वाइट ब्लड सेल्स, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द बेसोफिल्स। और जो मास्ट सेल्स हैं ये क्या करेंगे, दे रिलीज द हिस्टामीन। अब हिस्टामीन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। सो जब एक बी आपको काटता है, एक भेड़ आपको काटता है, वो बेसिकली हिस्टामीन आपकी स्किन में इंजेक्ट करता है, और उसके बाद फिर वहां पे जो रेडनेस है, जो पेन है, और जो टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होता है, वेजोडाइलेशन होती है, राइट, जो सूजन होती है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं अल्टीमेटली दे आर सेकेंडरी टू द रिस्पॉन्स टू द हिस्टामीन, राइट। सो मास्ट सेल्स जो है ये भी हिस्टामीन प्रोड्यूस करेंगे, और ये एलर्जिक रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट करवा सकती है हिस्टामीन इन टर्न। और उसके अलावा जो हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि हमारी खून की नालियों में खून को कोएगुलेशन से बचाता है, वो भी मास्ट सेल से ही प्रोड्यूस होता है। सो एग्जाम आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मास्ट सेल्स। इफ मास्ट सेल्स इज नॉट ऑन द लिस्ट देन मे बी यू कैन पिक द बेसोफिल्स। ऑलराइट, सो नाउ वाइट ब्लड सेल्स का ही टेबल हमारा कंटिन्यूड है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है वो लिम्फोसाइट्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स में यू कैन सीन हियर कि लार्ज न्यूक्लियस है, जैसे आप देखें ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, एंड देन देयर इज अ स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। ये स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है क्योंकि ये है ही ग्रेनुलोसाइट। आप देख सकते हैं कि अबंडेंस के लिहाज से ये सारे वाइट ब्लड सेल्स का 32% लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट या दी मोस्ट अबंडेंट हमने न्यूट्रोफिल्स को पढ़ा है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं ये आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे एक्चुअली डिफरेंशिएट टू मेक द प्लाज्मा सेल्स व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये रेगुलेटर्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये खास तौर पे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये डायरेक्शंस पास कर रहे होते हैं उसके बाकी कंपोनेंट्स को कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स की ही आगे एक फर्दर टाइप होती है टी हेल्पर सेल्स, जिनको बेसिकली जो HIV है, जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, जिनको मेनली अटैक कर रहा होता है। सो HIV बेसिकली जो हमारे रेगुलेटर्स हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, टी लिम्फोसाइट्स, इनको अटैक करता है। और नेक्स्ट वी हैव गॉट दी मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी या बीन शेप्ड होता है, मीन द सेम थिंग। सो यू नो किडनी इज बीन शेप्ड एंड ब्रेन इज किडनी शेप्ड, तो दैट्स हाउ द बायोलॉजी डिस्क्राइब्स थिंग्स फॉर यू। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड है या बीन शेप्ड है, और इसके अलावा इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स का 3% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोनोसाइट्स। एंड मोनोसाइट्स when they enter into tissues they differentiate to form the macrophages. So macrophages क्या हैं? They are the tissue phagocytes. They are tremendously large cells और बहुत बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं जो कि टिश्यूज में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, सो वहां जाके उनको ये एंगल्फ करेंगे, और अल्टीमेटली ये जो मैक्रोफेजेस हैं फिर उनको एंगल्फ करके दे मेक देयर वे इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां से फिर अल्टीमेटली दे कम बैक टू द सर्कुलेशन अगेन। And here I have actually constructed a flow sheet so as to help you to identify the white blood cells from the description or from the photograph if presented on the exam. तो एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन फॉर्मेट है कि वो आपको डिस्क्रिप्शन दे के या फोटोग्राफ दे के पूछ सकते हैं कि जी ये कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है, या ये जो फोटोग्राफ है ये किस व्हाइट ब्लड सेल की है। सो अगर आप सिस्टमेटिकली सोचना सीख जाएंगे यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द व्हाइट ब्लड सेल्स आउट ऑफ द लिस्ट। So you seen here कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो वी एक्चुअली कैटेगराइज देम ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स, राइट। सो इसकी दो किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देम और नॉट। वो वाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या कहते हैं? दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स। और वो वाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हम कहते हैं दे आर एग्रैनुलोसाइट्स।
अब अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे देन नेक्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इज फॉर देयर न्यूक्लियस। अब उनके न्यूक्लियस को देखेंगे। अब अगर तो न्यूक्लियस होगा मल्टीलोब्ड तो वो सेल कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल। और अगर न्यूक्लियस होगा बाइलोब्ड फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स को देखेंगे। और अगर न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स पिंक है, तो ये जो सेल होगा ये इओसिनोफिल होगा। अगर न्यूक्लियस बाइलोब्ड है और कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स ब्लू है तो ये जो सेल होगा ये बेसोफिल होगा। And now if you talk about the A granulocytes, तो A granulocytes को डिफरेंशिएट करने के लिए you look at their nucleus, right? So अगर तो न्यूक्लियस होगा large with thin rim of cytoplasm तो ये किसका फीचर है, ये lymphocytes का फीचर है। और अगर किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस होगा तो ये मोनोसाइट्स का फीचर है। So that's how you can identify the white blood cells। अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइलोब न्यूक्लियस, ब्लू ग्रेन्यूल्स, bilobe nucleus and blue granules, they characterize which white blood cell. Best response would be basophils. And the large pink granules and bilobe nucleus characterize which white blood cell, of course the eosinophils. And multilobe nucleus and small pink granules, they characterize the neutrophil and so on। इसी तरह से जो large nucleus with thin rim of cytoplasm characterizes the lymphocytes, and the kidney shaped or bean shaped nucleus basically is a feature of the monocytes you see in here। And next we have got the functions of blood। So अभी तक हमने general features blood के discuss किए और उसके बाद हमने significant amount of time spent की on understanding the composition of the blood, very conceptual area from the examination point of view। And last of all we have got the functions of blood के हमारा जो blood है तो कौन कौन से काम सर अंजाम देता है। First of all it maintains a colloid osmotic pressure। Basically you know कि अगर वेसल्स के अंदर फ्लूइड ने स्टे करना है तो इट हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि वहां पे फ्लूइड को स्टे करवा के रखेगा। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की इसके अंदर जो प्रेजेंस है प्लाज्मा के अंदर बेसिकली ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी जनरेट करती है। सो अगर कभी ऐसी स्टेट हो जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स बनना बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर का सिरोसिस डेवलप हो जाए या जिगर अगर सुकड़ जाए तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। उस वजह से फिर क्या होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है ये वेसल से बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पे स्वेलिंग्स आ जाती हैं, राइट। सो मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक मेजर फंक्शन है ब्लड का। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, हमने देखा कि किस तरह से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है व्हाइल बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। और इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड में डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। ऑफ कोर्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की ट्रांसपोर्ट में ब्लड इन्वॉल्व होता है। सो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एटसेट्रा, ये भी इसका काम है। इसके अलावा इम्यूनिटी में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ब्लड। और इसके अलावा फिर ये इंटरफेरॉन्स और एंटीटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा इसका बफर एक्शन भी होता है, होम्योस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। और इवन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी इसका जो ब्लड है ये मेजर रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स अगर एक चीज़ एक जगह पे बन रही है और उसकी नीड कहीं दूसरी जगह पे है तो उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना, और ऑफ कोर्स ये जो एक्सचेंज है मटेरियल्स की, इसके लिए भी ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड। थैंक यू वेरी मच।